हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं जिसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम बेसिक कंसेप्ट। तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट होंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, आज वो सारे के सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स की। देखिए, जैसे हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि सर डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम डेफिनेशन की जब बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं हम लोग स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड देयर इफेक्ट। अब सर दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एनर्जी ट्रांसफर। तो जो थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं वो दो ही टर्म्स में बात करते हैं। जनरली जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो बेसिकली जो जाता है हमारे पास मास के थ्रू होगा। कभी भी जब एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हो, चाहे आप हाफ mgh लिखो, चाहे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी लिखो, कोई भी एनर्जी लिखोगे वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, मास। तो एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो कुछ इंटरेक्शन की वजह से मास का इंटरेक्शन हो। हम यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं वहाँ पे जो हमारा इंटरेक्शन होगा वो हीट ट्रांसफर होगा और वर्क ट्रांसफर होगा। मतलब हमें जो यहाँ पे इंटरेक्शन पढ़ना है वो हीट एंड वर्क का पढ़ना है। तो यहाँ बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो कहते हैं, सर डेफिनेशन में नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स। अगर अलग अलग करके देखोगे तो थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब हीट एनर्जी से है, और डायनेमिक्स मतलब मोशन का यहाँ पे मीनिंग होता है वर्क डन। मोशन का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्क डन से। जब भी कोई चीज को मूव कराओगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कराओगे तो हमें कुछ वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वर्क डन है, जो हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, मोशन जो हमें मिलेगा हीट, यानी यहाँ से हम वर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ से हम हीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हीट और वर्क का जो ट्रांसफर होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, और उनकी वजह से होने वाला जो इफेक्ट होगा उस चीज की स्टडी को हम कहाँ पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। कहाँ पढ़ते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग होता है द एनर्जी इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैंने डेफिनेशन में दो वर्ड यूज किए, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो नेक्स्ट टेबल पे हम यही लोग समझते हैं कि जो हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग है वो क्या होता है, उसका डिस्कशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री का मीनिंग क्या है वो समझो। मान लो कोई भी जिस चीज पे हमारा फोकस है, सिस्टम की डेफिनेशन पहले समझो, जिस चीज पे हमारा फोकस है दैट इज अवर सिस्टम, मींस ऑन विच वी आर कंसंट्रेटेड। जिस चीज पे हमारा कंसंट्रेशन है, जिस चीज पे हम कंसंट्रेटेड है, वो हमारा टॉपिक क्या कहलाएगा, सिस्टम। यानी जिस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, जो चीज हमारा स्टडी है, तो वो हमारा क्या है, सिस्टम। सिस्टम के बाहर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एयर मिक्सचर है, इसके अंदर एयर है, तो जो भी इसके अंदर एयर भरा हुआ है, ये सारा का सारा एयर जिसको हमें स्टडी करना है, मान लिया, तो ये जो एयर है, इस एयर को बोलेंगे अवर सिस्टम। एयर के बाहर जो भी, सिस्टम के बाहर जो चीज है एक्सेप्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं बेटा, बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री है ये आपकी कैसी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी कैसे, मैं आपसे बोलूं, अज्यूम करो यहाँ पे एक एप्पल है या कोई बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है। तो जैसे मैंने बोला ये क्यूबिकल बॉक्स है, यहाँ पे अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपका एक क्यूबिकल बॉक्स है। तो जैसे आपने क्यूबिकल अज्यूम किया तो क्या एक्चुअल में यहाँ पे कोई बाउंड्री है, नहीं, बट आपने एक विजुअलाइजेशन किया। तो जिस चीज पे मेरा फोकस है, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे विजुअलाइज करो, मेरे हाथों के बीच में देखो, तो आपका फोकस क्या है, यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई एक्चुअल बाउंड्री है, नहीं। तो जो बाउंड्री है दिस कैन बी रियल और इमेजिनरी, रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, साथ में ये मूवेबल भी हो सकती है और फिक्स्ड भी हो सकती है। मूवेबल भी हो सकती है जो मूव कर सके, और एक फिक्स। जैसे पिस्टन सिलेंडर की बात कर लेते हैं, जैसे ये हमारे पास सिस्टम है, मान लो एक पिस्टन है, दिस इज योर पिस्टन। ये हमारे पास कोई गैस यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड के अंदर जो भी हमारा फ्लूइड, ये हमारा क्या है सर, सिस्टम है जिसकी स्टडी करनी है। सिस्टम को सेपरेट करने के लिए हमारे पास ये बाउंड्री कैसी है सर, रियल बाउंड्री है बट फिक्स्ड बाउंड्री है। बट ये जो पिस्टन है ये हमारा क्या है, रियल बाउंड्री तो है,
दिस इज रियल बाउंड्री, बट दिस कैन मूव टू एंड फ्रो, ये अंदर इसको कंप्रेस भी कर सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है। तो जो पिस्टन है मेरा ये कैसा है, मूवेबल बाउंड्री, और जो सिलेंडर की वॉल है वो हमारी क्या है, फिक्स्ड बाउंड्री। तो अभी बेसिकली क्लियर हो गया होगा सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। सिस्टम वो चीज जिसपे हमारा कंसंट्रेशन है, सराउंडिंग सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा कुछ क्या है, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली लेयर को बोलते हैं बाउंड्री। बेस्ड ऑन दिस हम सिस्टम्स को फर्दर मल्टीपल टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। जैसे मैं क्लासिफिकेशन पे आता हूँ, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की, तो जब टाइप्स ऑफ सिस्टम पे चलते हैं तो टाइप्स ऑफ सिस्टम का मीनिंग क्या है सर? टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। ब्रॉड कैटेगरी में अगर क्लासीफाई किया जाए तो सिस्टम को मेनली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम, एंड जो क्लोज सिस्टम होता है इसमें भी दो कैटेगरी रखते हैं क्लोज सिस्टम में हम। एक होता है बेसिकली क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। एक होता है हमारा क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड। इन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जहां पे मास का इंटरेक्शन और एनर्जी का इंटरेक्शन दोनों ही इंटरेक्शन पॉसिबल हो, मतलब ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी कैन बी हैपन, जहां पे मास और एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। जस्ट लाइक आप एक कप लो चाय का, एक टी कप लिया आपने, इसमें चाय भरा हुआ है, तो चाय क्या होगा सर, रख दोगे थोड़े, इसमें कुछ इवोपरेशन होगा, कुछ इवोपरेशन होगा, जो भी यहाँ से इवोपरेट होगा, तो कहीं ना कहीं इवोपरेशन में मास ऑफ द वाटर वेपर जो जा रहा है वो मूव हो रहा है, वहाँ से टेम्परेचर भी क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं हीट एनर्जी बाहर डिसिपेट हो रही है। तो इस कप से एनर्जी का और मास का दोनों का इंटरेक्शन होगा, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। फिर हमारे पास आता है क्लोज सिस्टम। सर ऐसा सिस्टम जहाँ पे मास क्या होता है, फिक्स हो जाए, मास नहीं चेंज होना चाहिए, मास क्या होता है, फिक्स हो जाए, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। मान लो सेम चीज यहां पे ले लेते हैं, मान लो एक वाटर बोतल है, वाटर बोतल है, उसको हमने कैप लगा दिया, वाटर बोतल विद कैप। आप पानी की बोतल को चाहे 5 दिन रखो चाहे 10 दिन ढक्कन लगा के 10 दिन के लिए भी रख दोगे, उसके अंदर जो वाटर मौजूद है, जो वाटर कंटेंट है, नहीं जो मास मौजूद है, वो मास इवोपरेट या कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन उसी बोतल को अगर आप ओपन करके रख दोगे 4 दिन के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ना कुछ वॉल्यूम कम नजर आएगा, मीन्स कुछ ना कुछ पानी इवोपरेट हो जाएगा। मीन्स अगर आपका मास ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर ओपन क्लोज सिस्टम में नहीं होगा, यहां भी मास का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन सर जैसे ढक्कन लगा के बोतल मान लो ठंडी थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने निकाला फ्रीजर में से, और थोड़ी देर मार्केट में या थोड़ी देर आपने आसपास घर के आसपास कहीं भी रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उस बोतल का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा, वो 0 डिग्री से 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, कहीं ना कहीं एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, तो यहाँ पे मास का ट्रांसफर नहीं होता बट एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना ही मास का ट्रांसफर होगा, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हम एग्जांपल्स में लिखते हैं परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस जैसे अगर बात करें तो परफेक्टली इंसुलेटेड होगा तो क्या है, ढक्कन क्लोज है तो मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंसुलेटेड है तो कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब हीट उस सिस्टम से छोड़ के नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस, इंसुलेटेड थर्मस, दिस इज परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस। यहाँ पे हम सिलेंडर वाटर बोतल विद कैप लिख सकते हैं। ओपन सिस्टम में ढेर सारे एग्जांपल है, जैसे आपके पास अगर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो चाहे वो कंप्रेशर हो, टरबाइन हो, कंप्रेशर हो, टरबाइन हो, पंप हो, ये सारे जो डिवाइसेस हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आगे चल के, तो सभी के सभी क्या है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम के लिए अलग इक्वेशंस हमें पढ़नी है, क्लोज सिस्टम के लिए कुछ इक्वेशंस अलग पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने की अप्रोच होती है वो थोड़ी चेंज होती है, उसको बोलते हैं, दो अप्रोचेस बेसिकली देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। वी हैव टू इक्वेशंस, दो तरह की इक्वेशंस, दो तरीके से हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक एंड देन इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। दीज आर द टू अप्रोचेस टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। मैं समझता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जब बहुत ही छोटे लेवल की बात करें, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल बिहेवियर की जब बात करते हैं, इंडिविजुअल बहुत स्मॉल लेवल पे चले जाए। जब मैक्रो की बात करते हैं तो बल्क की बात करते हैं, लार्ज साइज की बात करें, मैक्रो मीन्स बल्क की बात करते हैं, ज्यादा की बात करते हैं।
एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रो क्या है डिफरेंस वो समझो। जैसे मान लो आप क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 100 बच्चे बैठे हैं और मैंने कोई एक क्वेश्चन दिया सभी को, 100 स्टूडेंट को, मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। अब मैं उनकी स्टडी करूंगा, उस क्वेश्चन को चेक करने के लिए क्या मेरे पास तरीका है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन सही किया है, कितने बच्चों ने गलत किया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है कि एक एक बच्चे के पास जाऊँ, हर एक की कॉपी चेक करूँ। मान लो 100 बच्चे, अगर मैं 30 सेकेंड्स भी लेता हूँ एक बच्ची को कॉपी को वेरीफाई करने में, तो मेरे को 100 बच्चों के लिए 50 मिनट लग जाएंगे। क्या आप बताओ, 2 घंटे की अगर क्लास है तो अगर मैं 50 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन को देखने में निकाल देता हूँ, क्या सही रहेगा? नहीं। अगर मेरे पास बल्क में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बल्क में डेटा है, तो उसको हम किस अप्रोच से जाएंगे? मैक्रोस्कोपिक। मतलब यहाँ पे हम बल्क में नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक बिहेवियर निकालते हैं, एवरेज बिहेवियर। क्या चेक करेंगे? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है? सर मैं 100 बच्चों की ना चेक करके 10-15 बच्चों की, 10 बच्चों की, 5 बच्चों की चेक कर लूंगा। लेट्स सपोज 10 बच्चों की कॉपियां चेक की, 10 में से 6 ने सही आंसर निकाला, 4 का गलत है, तो मैं एक आइडिया लगा लूंगा कि सर 100 बच्चों में से 60% सही है, 40% रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारा होता है मैक्रो। जब बल्क में क्वांटिटी हो, जब आपके पास जो मैटर है, जो आपका सिस्टम है बहुत बड़ा हो, उस टाइम पे हम इंडिविजुअल बिहेवियर ना चेक करके एवरेज बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक वो स्टडी है जहाँ पे हम एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक में इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। मान लो क्लास में 5 बच्चे हैं, अब 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों के लिए क्या करूँगा, जब नंबर ऑफ पर्सन्स बहुत कम होंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज कम होंगे, जो हमारे सिस्टम में बहुत लो क्वांटिटी में होगा, ठीक है, उस केस में क्या 5 बच्चे 4 बच्चे बैठे हैं, 100 की क्लास नहीं है, सिर्फ 2-3 बच्चे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिविजुअल एक एक बच्चे का आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मेरे को एग्जैक्ट डेटा पता रहेगा कि कितना है। जब एग्जैक्ट डेटा रहेगा तो हम इसको बोलते हैं क्या? स्टैटिस्टिकल अप्रोच। जैसे मीन मीडियन वो आपने स्टैटिक्स में पढ़ते हो मैथ्स में, तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच किसको बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी बोलते हैं। कि यहाँ पे एग्जैक्ट आपके पास डेटा रहता है, यहाँ पे क्या रहता है? एवरेज बिहेवियर रहता है, एवरेज डेटा रहता है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं रहता। तो इसको जनरली हम ज्यादातर यूज करते हैं क्लासिकल अप्रोच। तो हमें याद रखना माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इंडिविजुअल बिहेवियर पे स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी बोलते हैं। मैक्रोस्कोपिक में हम एवरेज बिहेवियर किसी मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं। एवरेज बिहेवियर का मतलब हम क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं। तो ये 2 तरीके हमारे पास ज्यादातर हम जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, दैट इज क्लासिकल अप्रोच। तो वी यूज क्लासिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे बढ़ते हैं, हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सर यहाँ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है पहले समझो। जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसके लिए हमें 3 इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर 3 इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होंगे, 3 इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी। तो यहाँ पे जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। केमिकल का मतलब क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब कोई भी उसमें केमिकल रिएक्शन होने की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा सी जो होना चाहिए दैट शुड बी 0, कंसंट्रेशन डिफरेंस 0 होना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 0 होना चाहिए। जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सिस्टम के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स जो होता है वो 0 होना चाहिए। जब तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होते हैं, जब हमारे पास, चाहे हमारे पास इसकी बात करें, जब हम बात करें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होना चाहिए और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जब तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम ऐसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होने चाहिए। मैंने क्या बोला? थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी 0, मतलब T1 एंड T2 शुड बी सेम। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम। जनरली जो थर्मल इक्विलिब्रियम बात करते हैं, डेल्टा T शुड बी 0। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम होता है इक्वालिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस 0 होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा तो कहीं ना कहीं सिस्टम क्या करेगा? मूव कर जाएगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमारे पास, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम।
जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, तो क्वेश्चन ही आता है व्हाट इज प्रॉपर्टी। द क्वेश्चन अराइजेस दैट इज व्हाट इज प्रॉपर्टी। देखो अच्छा, क्वेश्चन प्रॉपर्टी से पहले मान लो हम कोई सिस्टम लेते हैं, कोई एयर ले लिया, मान लो एयर, इस एयर की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे मान लो प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास है, टेम्परेचर है, ठीक है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, धीरे एनर्जी में सारी एनर्जी हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ एनर्जी को लिख ले रहा हूँ, एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी, ये सारी कुछ एयर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। मेरा क्वेश्चन ये पहला कि सर अच्छा इस जो प्रॉपर्टी है उसके लिए कुछ इसको स्मेल भी होगी, कुछ कलर भी होगा, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से सुनना, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो जनरलाइज्ड होती है, मतलब प्रॉपर्टी उसका एक सबसेट है। प्रॉपर्टी क्या है, मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन क्लियर करना। प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोलते हैं मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस चीज को, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। जैसे अगर ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले प्रेशर, प्रेशर कैन बी मेजर्ड, यस इट इज अ प्रॉपर्टी। वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड, डेंसिटी कैन बी मेजर्ड, मास कैन बी मेजर्ड, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जिन क्वांटिटीज को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं प्रॉपर्टी। एनर्जी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, एंट्रोपी को न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, एंथैल्पी को दे सकते हैं। क्या स्मेल या कलर को हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं? नहीं, हम स्मेल को नहीं दे सकते, कलर को नहीं दे सकते। ऐसे अगर पर्सन के बिहेवियर की बात करूं तो कोई पर्सन कितना डार्क है, उसका फेयर कलर कैसा है, उसका स्किन कलर कैसा, स्किन कलर को हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। आप किसी से कितना प्यार करते हो, नहीं दे सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक्स में से जिन क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं उनको बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टी। तो सिंपली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और समझते हैं, प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली ये क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज को हम जो डिफाइन करते हैं दो तरीके से, जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इनको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज इंटेंसिव, द सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव। पहले समझते हैं दोनों को। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ प्रॉपर्टीज लिखी थी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर से। जैसे हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी, लेट सपोज हमने लिखा था एनर्जी, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ठीक है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी। ध्यान सुनो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास डिपेंडेंट होती हैं, जैसे एनर्जी है मास पे डिपेंड करेगी, जो भी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दीज आर मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं मास इंडिपेंडेंट, दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन मास, दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो जो प्रॉपर्टी मास से इंडिपेंडेंट होती है, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे टेम्परेचर है, मान लो किसी सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं जैसे रूममेट का टेम्परेचर है सपोज 22 डिग्री का रखा है, तो 22 डिग्री सेल्सियस अगर है, अगर मैं रूम में एक पार्टीशन इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर दूं, मतलब मास को आधा आधा कर दूं, तो क्या टेम्परेचर ऑफ हो जाएगा? नहीं, मास मेरा सेम रहेगा। तो एक समझो कि हमारे पास अगर मैं पार्टीशन कर दूं बीच में से, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि टेम्परेचर ऑफ हो जाएगा। नहीं, मास आधा करने पे टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी, प्रेशर अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा सर? वॉल्यूम आधा हो जाएगा, V/2 हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी और एंट्रोपी ये सब क्या है? एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या? एनर्जी के फॉर्म है। तो एनर्जी जो भी होती है आपके पास मास डिपेंडेंट होती है, तो एनर्जी हो, एंथैल्पी, एंट्रोपी हो, एंथैल्पी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बेसिक डिफरेंस क्या है सर? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो मास इंडिपेंडेंट होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास डिपेंडेंट। इन्हीं मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैं मास से डिवाइड कर दूं, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मींस जिन प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को जब मास से डिवाइड करते हैं तो हमें प्रॉपर्टी मिलती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय मास। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? स्पेसिफिक
प्रॉपर्टी है तो ये क्या है आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जब मैं कैपिटल एस को स्मॉल एम से डिवाइड कर दूंगा तो इसको बोलते हैं स्मॉल एस से रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एंट्रोपी। सर कैपिटल एच एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, उसको मास से डिवाइड करोगे तो स्मॉल एच से लिखेंगे, ये होता है स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो जो भी हमारे पास एनर्जीज होंगी या जो भी हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, उसको जब मास से डिवाइड करोगे दैट प्रॉपर्टी इज नॉट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जितनी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे 4 प्रॉपर्टी लिख देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी एक्सटेंसिव है कौन सी इंटेंसिव है, या बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, तो 3 इंटेंसिव होंगी तो 1 एक्सटेंसिव होगी, या फिर 3 एक्सटेंसिव होगी 1 इंटेंसिव होगी। इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन करके देगा, वो चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा सभी को। जब हम बात करते हैं प्रोसेस की, नेक्स्ट इज प्रोसेस। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि जब हमारे पास कोई मान लो एक जगह है, कुछ प्रॉपर्टीज है, मान लो यहाँ पे एनर्जी है P1, प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1, एनर्जी E1, इसको बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेट। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज की हेल्प से किसी की स्टेट डिफाइन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर उसकी एक स्टेट में से कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, हम दूसरे स्टेट पे चले जाते हैं, स्टेट नंबर 2, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने के जो प्रोसेस होता है, जो रास्ता होता है, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। अभी हम कई तरीके से जा सकते हैं, बट फिलहाल हमें 2 प्रोसेस पढ़ने हैं। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने नाम लिखता हूँ, एक होता है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल। इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। जो हमारे पास प्रोसेस है, एक होता है हमारे पास रिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, सेकेंड होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, पहले समझते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या अंतर है। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जब किसी प्रोसेस को हम करते हैं, अगर उस प्रोसेस को में जो भी चेंजेस, हमने 1 से 2 गए, मान लो हम 1 से 2 गए किसी भी तरीके से, जो चेंजेस जाते समय हुए थे, जब मैं 2 से 1 वापस लेके आऊंगा तो जो चेंजेस जाते समय फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुए थे, वही सारे के सारे चेंजेस बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आएंगे तो होने चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करूं, मान लो मैं यहाँ से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता हूँ, किसी रिक्शे वाले को पिक करता हूँ। मान लो रिक्शे वाले को मैंने 100 रुपये दिए, अगर मैं मेरे को वापस अपने ओरिजिनल इनिशियल जहाँ से चला था उसी लोकेशन पे आना है, तो क्या होगा, रिक्शे वाला क्या मेरे को वापस करेगा 100 रुपये? नहीं। दैट मीन्स कि सर जो हम नॉर्मली जितनी भी कंडीशंस करते हैं वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल, कि जिस रास्ते से उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकते। जैसे दूध से दही बना दिया, क्या दही से वापस दूध बन सकता है? नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी जो भी चेंजेस आपने करते समय जाते समय जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में किए थे, वही रिवर्स डायरेक्शन में, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल। बट अब अजम्पशन लेके चलते हैं कि क्या प्रोसेस, जब हम साइकिल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही अजम्पशंस लेंगे, क्या रिवर्सिबल, कि मतलब जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से जब आए तो जो चेंजेस जाते समय सिस्टम और सराउंडिंग में हुए थे, वही चेंजेस हमें वापस मिल जाएंगे जब हम वापस फाइनल पोजीशन से इनिशियल पाएंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस से अगर प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जब जा रहे हैं जिस रास्ते से वो वापस आए तो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, अगर चेंजेस होगा तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल। जहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी का सबसे बड़ा कॉज होता है फ्रिक्शन। जब भी आपके पास कोई भी मोशन होगा, मूविंग पार्ट्स होगा या रेस्ट में भी होगा, तभी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अगर आप किसी ब्लॉक को यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। सेम चीज जब उस ब्लॉक को आप उधर से जब इधर लाओगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा मोशन को। दोनों ही केस में आपका फ्रिक्शन अपोज करेगा। दैट मीन्स फ्रिक्शन क्या है आपके पास, इरिवर्सिबिलिटी का सबसे बड़ा कॉज है। द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज फ्रिक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि फ्रिक्शन क्या है, इरिवर्सिबिलिटी का कॉज है। बट एक चीज और हम समझते हैं यहाँ पे कि सर अगर मेरे पास क्वेश्चन आए कि प्रोसेस को हमें रिवर्सिबल ही करना है, तो सबसे बड़ा तरीका क्या है रिवर्सिबल करने का। सबसे बड़ा रिवर्सिबल किसी प्रोसेस को करना है तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। प्रोसेस शुड बी स्लो। स्लो मीन्स वेरी स्लो। स्लो मीन्स यहाँ पे क्या है, वेरी स्लो। अगर वेरी स्लो प्रोसेस होगा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास सबसे स्लो प्रोसेस होता है, सबसे छोटा सबसे स्लो लेके चलना है, इसको बहुत ही स्मॉल प्रोसेस लेके चलना है, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी स्लो प्रोसेस होगा ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो स्लो प्रोसेस जब भी होगा तो हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, इसके बाद हम इरिवर्सिबल की बात करेंगे। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गिब्स फेज रूल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।